लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर एडिटर अजीत जी। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं न्यू गुजराती न्यूज। जी सर, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट जाहिर हो चुके हैं, तो गुजरात में इसका कैसा माहौल है? गुजरात में कांग्रेस ने कल जो 4 कैंडिडेट डिक्लेयर किए उसके साथ ही एक तरफ इंडिया गठबंधन है। गुजरात की 26 सीटों में 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पास यानी आम आदमी पार्टी के पास है और 24 सीटों पे कांग्रेस है। पिछले 2 चुनाव से लगातार 26 जेओ का मामला था जी। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी वो खो दी थी। एक ऐसा माहौल था चुनाव के पहले, कैंडिडेट सिलेक्शन के पहले, कि गुजरात में चुनाव जैसा कुछ है ही नहीं है। और वो आपने देखा भी कि कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा ही आपस में लड़ रहे हैं जी। बड़ौदा में कैंडिडेट बदलना पड़ा, साबरकांठा में कैंडिडेट बदलना पड़ा, राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद आज भी वो विवाद नहीं थमा जी। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला को नहीं बदलेंगे, छत्तीस समाज उल्टा लटक जाए तो भी जी। और अब तय हो गया कि रूपाला नहीं बदले जाए जी। कांग्रेस ने जैसे ही अपने पहले कैंडिडेटों की लिस्ट डिक्लेयर की और लिस्ट डिक्लेयर करने के पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया जी। अलग अलग कारण दिए। जगदीश ठाकुर ने मना कर दिया, भरत सिंह सोलंकी ने मना कर दिया, परेश धनानी ने मना कर दिया। तो जब आपकी टॉप लीडरशिप इलेक्शन लड़ने से मना करती है तो आपका जो सेकंड कैडर है, जो ग्राउंड वर्क है, वो डीमोरल होता है जी। और इस मामले में भी वो आपका सेकंड कैडर डीमोरल हुआ। उसके बाद आपने एक लिस्ट पब्लिश की, उसमें जोहन गुप्ता को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। जोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इस्तीफा दे दिया, बाद में भाजपा में शामिल हो गए। तो जो पहला फेज था वो कांग्रेस के लिए कहीं से भी उम्मीद नहीं थी। एकाएक ऐसा हुआ कि बीजेपी, जब आप मैक्सिमम पावर आपके पास हो जाता है तो आप में अंदर विघटन चालू होता है। महाभारत के बाद कृष्ण जब द्वारिका गए तो उनके परिवार में ही झगड़े चालू हो गए और यदुवंश का नाश हुआ जी। तो भाजपा के सामने कोई लड़ने के लिए नहीं था। भाजपा की इंटरनल फाइट चालू हुई जी। पंपलेट कांड हुए, बैनर्स लगे, 2 कैंडिडेट बदले गए और फिर राजकोट में जो कुछ हुआ, एक बड़ा तबका भाजपा का मानता है कि इसके पीछे भाजपा के ही कुछ लोगों का हाथ है। बाकी राजनीति में एक बयान इतना बड़ा विपक्ष नहीं बना देता है जब विपक्ष आपका मुर्दा हो। राजपूत विवाद जिस तरह से बढ़ा उसके बाद परेश धनानी लड़ने के लिए तैयार हुए। अब ये विवाद कितनी सीटों पे जाएगा? तो राजपूत विवाद है। आम आदमी के गठबंधन का एक फायदा कांग्रेस को ये मिलेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज घट के 22% आ गया था। लगभग 14% वोट पर आम आदमी पार्टी ले गई थी। उनमें एक बड़ा हिस्सा आदिवासी वोट बैंक का था जी। और जिसका कारण ये था कि कांग्रेस पूरे आदिवासी पट्टे से साफ हो गई थी।
उमरगाम से अंबाजी तक का जो पूरा आदिवासी बेल्ट है, जो कांग्रेस डोमेन कभी होता था, उसमें खाली एक साउथ गुजरात से अनंत पटेल एमएलए आए और एक साबरकांठा से तुषार चौधरी एमएलए आए। तो एक वो कांग्रेस को उम्मीद है कि आदिवासी बेल्ट उसका वापस उसके साथ आएगा। साबरकांठा में बीजेपी की इंटरनल फाइट है, वहाँ अभी भी कैंडिडेट बदलने की मांग है, लेकिन कैंडिडेट बदला नहीं जाएगा क्योंकि पहले ही एक बार वहाँ कैंडिडेट बदला जा चुका है। अब सवाल ये है कि लड़ाई कहाँ है। आप टेक्निकली देखें तो राजकोट में तमाम राजपूत अपोज के बाद भी परेश धानाणी के लिए चुनाव जीतना लोहे के चने चबाना जैसा है, क्योंकि राजकोट में पटेल और दूसरा जो डोमेन कम्युनिटी है कोली, वो दोनों बीजेपी के साथ है। बीजेपी के जो सबसे बड़े कोली नेता है कुंवर जी बावलिया, वो पुरुषोत्तम रूपाला के साथ है। तो परेश धानाणी के लिए ये आसान नहीं होगा और परेश धानाणी इस बात को अच्छे से समझते हैं जी। इसलिए कल उनने गीता ज्ञान की बात की थी। एक शहीदाना अंदाज है जाने का। दूसरा, कल जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए अहमदाबाद ईस्ट से हिम्मत सिंह पटेल, हिम्मत सिंह पटेल को पहले भी कहा गया था लड़ने के लिए, हिम्मत सिंह ने मना किया था। 2022 का असेंबली इलेक्शन वो हार चुके हैं और हिम्मत सिंह को भी अच्छे से पता है कि अर्बन बेल्ट में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है। तो अहमदाबाद ईस्ट में भी कुछ खास नहीं है। तीसरी सीट थी नौसारी जो कल डिक्लेयर हुई, नैसद देसाई की। नैसद देसाई की एक लीजेंड फैमिली है, लेकिन नौसाई में सी.आर. पाटिल के सामने जीतना तो ठीक है, जमानत बचाना जीत होगी। देश की सबसे बड़ी मार्जिन की सीट है। वहाँ से अहमद पटेल की बेटी ने भी टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने तय किया कि लोकल कैंडिडेट को टिकट देना है, इसलिए नैसद देसाई को दिया जी। वहाँ भी चुनाव जैसा कुछ है नहीं। चौथी सीट है महसाना, रामजी ठाकुर। रामजी ठाकुर का कोई राजनीतिक इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार दो चीजें की है। एक, पहली बार सौराष्ट्र की 7 सीटों में से 4 सीटें उनने लेउआ पटेलों को दी है जी। ये बहुत बड़ी बात है। पटेल कम्युनिटी बीजेपी के साथ मानी जाती थी, लेकिन कांग्रेस ने 4 लेउआ पटेल कैंडिडेटों को दिया, उसमें परेश धानाणी भी शामिल है जी। उसके आगे जाइए तो 4 ठाकुर कैंडिडेट दिए जी। राम जी को दिया, कालू सिंह को दिया, अमित चावड़ा को दिया, गेनीबेन को दिया जी। तो एक जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई है और कांग्रेस ये चुनाव 2022 के दर्द को मिटाने और 2025 में जो सिविक इलेक्शन होंगे उसके लिए अपनी जमीन खड़ी करने के लिए लड़ रहे। कुछ सीटें हैं जहां कैंडिडेट का इंडिविजुअल एक अपील है, वलसाड़ है, अनंत पटेल का एक अपना प्रभाव है और बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है उसके खिलाफ वहाँ पे नाराजगी है। वलसाड़ कांग्रेस का कभी गढ़ था, फिर कांग्रेस के ही तमाम नेता बीजेपी में चले गए, जीतू चौधरी चले गए, मंगल गावित चले गए, कई नाम है जो बीजेपी में चले गए और आज वो बीजेपी में नेता है। बनासकांठा, गिनी ठाकुर और रेखा चौधरी के कारण वो एक सीट बनी। साबरकांठा
में तुषार चौधरी है, उनके पिता अमर सिंह चौधरी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के अभी तक के इतिहास के अकेले आदिवासी चीफ मिनिस्टर थे। उनकी सेकंड मदर भी वहाँ से एमपी थी, वो भारत सरकार में मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स थे। तो एक वहाँ उनका प्रभाव है। पाटन में चंदन सिंह ठाकुर जो है वो लड़ाई में हो सकते हैं। पाटन में 4 असेंबली जो है वो कांग्रेस के पास है जी। और सत्या में 4 असेंबली यदि कांग्रेस के पास है, मतलब 25% असेंबली। अब तो 16 बचे, अर्जुन भाई चले गए, 16 भी नहीं 14 बचे जी। 3 एमएलए कांग्रेस के चले गए, अर्जुन भाई चले गए, सीजे चावड़ा चले गए। तो आपके 25% से ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो एक जिले से, पार्लियामेंट से आते हैं। तो ये 5-6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे लड़ाई बनेगी। लेकिन गुजरात में जिस तरह से एक ऐसा माहौल था कि चुनाव जैसा कुछ है ही नहीं है। कल से आप देखिएगा कि जब नॉमिनेशन चालू होगा तो दोनों तरफ से एक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गुजरात में इलेक्शन भी अपने शीर्ष की तरफ जाएगा और इलेक्शन जमेगा। 26 सीटें 5 लाख से बीजेपी जीते, वो क्लेम अब बचा नहीं है। लेकिन बीजेपी 26-0 रिपीट नहीं कर सकती। इस पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि कांग्रेस बेहतर करे वोट परसेंटेज में। रिजल्ट लाना उसके लिए अभी भी मुश्किल है, खास तौर से तब जब मोदी जी की सभा होगी, अमित शाह की सभा होगी, राजपूत समाज के बीच ये संदेश जाएगा कि आप तय कीजिए कि हिंदू हैं कि राजपूत हैं। ट्राइबल्स के बीच संदेश जाएगा कि तय कीजिए कि आप हिंदू हैं कि आदिवासी हैं। तो वो तमाम चीज़ें होंगी। आर्थिक संकट एक बहुत है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के कैंडिडेटों के मना करने का एक बड़ा कारण ऐसा था कि उनका आर्थिक संकट है। और कांग्रेस जिन सीटों में लड़ाई में है उनमें ज़्यादातर सीटिंग एमएलए हैं। चाहे आनंद पटेल हो, चाहे अमित चावड़ा हो, चाहे गेनीबेन ठाकुर हो, चाहे तुषार चौधरी हो। तो यदि कांग्रेस कहीं जीतती भी है तो गुजरात को वापस एक बाई इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा जी। और असेंबली में जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए हैं वो ज़्यादातर सिंबॉलिक कैंडिडेट हैं जी। यदि लोकल इफेक्ट कुछ आए और वहाँ से एंटी इनकम्बेंसी वोट मिले एमएलए के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने उन्हीं लोगों को कैंडिडेट बनाया है जिनने इस्तीफा दिया था। तो एंटी इनकम्बेंसी वोट कितना आता है उस पर एक बड़ा सवाल है। बाकी जो फेस है वो जो एमएलए गए हैं उनकी तुलना में बहुत छोटे हैं। हाँ तो जी सर, कांग्रेस ने अपने सूची में मुस्लिम कैंडिडेट को जगह नहीं दी, उस पर आपका क्या कहना है? ये राइट विंग इफेक्ट है जी। सूची में नहीं, राजनीतिक पृष्ठभूमि में ही मुस्लिम की जगह बड़ी कम होती जा रही है जी। खासतौर से अहमद पटेल के मरने के बाद। अहमद पटेल जब तक थे तो एक मुस्लिम के तौर पे वो राज्यसभा में गुजरात का रिप्रेजेंटेशन करते थे जी। और उनका कट कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा था कि अगल बगल बाकी भी जो लोग थे वो एडजस्ट थे जी। मुस्लिम को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। उससे ज़्यादा बड़ा ये है कि जितने भी कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं वो कोई नहीं चाहते थे कि मुस्लिम को टिकट मिले जी। और मुस्लिम से अहमद पटेल की फैमिली ने, उनके बेटे फैजल पटेल ने, बेटी मुमताज़ पटेल ने क्लेम भी किया, लेकिन तमाम मुस्लिम आगवान ही उसके अगेंस्ट थे जी। एक भी डीसीसी प्रेसिडेंट मुस्लिम नहीं है।
पीसीसी में भी मुस्लिम का जनाधार जो है वो कम होता जा रहा है, और जिनको कांग्रेस ने मुस्लिम के तौर पे जगह दे रखी है उनका समाज में बहुत कुछ नहीं बचा, जी। तो वो अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और अब कांग्रेस मुस्लिम बोझ लेके कम से कम गुजरात की कांग्रेस नहीं चलना चाहती। जी। राम मंदिर के इस दौर में कांग्रेस को भी लगता है कि नहीं, मुस्लिम को हमें टिकट नहीं देनी चाहिए। ये 6.5 लाख की हारी हुई नौशाही सीट थी, और मुस्लिम को आप 2 ही जगह टिकट दे सकते हैं, या तो भरूच दे सकते थे या नौशाही दे सकते थे। जी। दोनों जगह नहीं दिया, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी ने भी 2 सीटें उनको मिली। एसटी कैंडिडेट को, चेता बसावा आदिवासी का बड़ा नेता है, जी। लेकिन उनको किसी ट्राइबल सीट से नहीं लड़ाया, जनरल सीट से लड़ाया। जी। उसका कारण ये है कि आदिवासी वोट मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं मिलता, लेकिन मुस्लिम वोट आदिवासी कैंडिडेट को मिल जाता है। जी। तो बीजेपी पहले से नहीं देती थी। ये जो नए दौर के राजनीति है उसमें मुस्लिम के लिए बहुत कुछ स्पेस है नहीं। इस बार तो आम आदमी तीसरा कोई दल भी नहीं है। ओवैसी की पार्टी की तरफ से साबिक काबुलीवाला ने ऐलान किया था कि वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन उनको कोई प्रभाव है ऐसा नहीं है, उनकी हैसियत वोट कटुआ की है। तो मुस्लिम राजनीति गुजरात में सिमटती जाएगी। आप जैसे जैसे आगे देखेंगे, समय आगे बढ़ेगा, तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन ए पार्टी भी कम होगा। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सर। नमस्कार।